Good morning everyone. I, Dr. Swati Pandey, faculty in EX department, SIRT Bhopal. In my today's class, I want to introduce you with the one topic of basic electrical and electronics engineering. The subject name, as you can see on a board, that is basic electrical and electronics engineering, and the code of subject is BT104. So let's start with this. As you see on a board कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है क्या। फर्स्टली अगर हम किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें वो हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसका काम क्या है और उस सब्जेक्ट को हमने क्यों इंजीनियरिंग में इंट्रोड्यूस किया, ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स कि आपके इसमें दो टर्म आ रहे हैं। अब एनी वन ऑफ यू is know that about what is electrical and what is electronics? किसी को पता है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो दो वर्ड आ रहे हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिवाइसेस आती हैं, दीज आर द लो पावर रेटिंग डिवाइस। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी डिवाइसेस पे आपने देखा होगा 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, जो इस पावर रेटिंग तक की आपकी डिवाइसेस रहती हैं, वो सारी कहाँ पर आती हैं? आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और इलेक्ट्रिकल के अंदर आपकी हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि आपकी 230 वोल्ट से स्टार्ट होके और 440 वोल्ट और 132 kV, 432 kV, इस टाइप्स की आपकी जो आती हैं, ये सारी आपकी हाई पावर रेटिंग में आती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। तो अब मेरा क्वेश्चन ये आता है, क्या कोई भी चीज़ अकेले इलेक्ट्रिकल या अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स से पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आ गई आपकी? जैसे कि आपका रेक्टिफायर आ गया, डायोड आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, ब्रेडबोर्ड्स आ गए, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कोई भी चीज़ आपकी अकेले इलेक्ट्रिकल या अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स से पॉसिबल है? तो आंसर इज़ नो, बिकॉज आपके घर में भी जितने अप्लाइंसेस आपके लगे हुए हैं, वो सारे अप्लाइंसेस में आप देख सकते हैं कि ना तो वो अकेले इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे वर्क कर रहा है, ना अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क कर रहा है। इवन आप कभी मार्केट में भी जाते हैं, आपके फ़ैन की मोटर ख़राब हो गई या कुछ और इंस्ट्रूमेंट आपका ख़राब हो गया, उसे आप रिपेयर कराने जा रहे हैं, तो आपने उस दुकान के नाम पे भी देखा होगा कि उस दुकान का नाम जैसे JK इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, MA इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इस टाइप का ज़्यादातर आपको नाम वहाँ पर देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? आप बोलोगे कि हमारी ब्रांच CS है, हमारी AIML है, हमारी साइबर सिक्योरिटी है, मैकेनिकल है, सिविल है, तो हम इलेक्ट्रिकल पढ़ें क्यों? इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना इसलिए है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहली बात तो ये बेसिक टर्म है, और आज की डेट में चाहे आप किसी भी ब्रांच में चले जाएं, कोई भी आपकी चीज़ ना तो अकेले मतलब कुछ बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो काम करती ही नहीं है। आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं, आपके आसपास आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, सभी के लिए आपको इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए आपको बेसिक्स तो एटलीस्ट उसका पता होना चाहिए। जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस के हैं, आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, मान लीजिए कंप्यूटर में कुछ ख़राब हो गया या आपको उसके पूरे कनेक्शन करके उसे सप्लाई दे के चालू करना है, तो अब वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सारे कनेक्शंस होते हैं और कहाँ कहाँ पर हम उसका ऑपरेट कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब उसके बाद जब हमने बात किया यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अब उसके बाद डेली लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने हुए होंगे, जैसे कि आपका इतना वोल्टेज आ गया, आज हमारे घर में इतना करंट आ गया, आज इतना फ्लक्चुएशन हो गया, आज इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इतना पावर जनरेशन हो गया। ये न्यूज़पेपर में भी आप सारे वर्ड्स पढ़ते हैं और आपने देखे भी हैं। तो मैं उन्हीं बेसिक टर्म्स के बारे में सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट टर्म आपका आता है यहाँ पर वोल्टेज, दूसरा टर्म आपका आता है करंट। अब इसके पहले भी अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो ये होता है आपका रेटिंग, कि आपने नाम सुना होगा कि सिंगल फेस रेटिंग क्या होती है और 3 फेस रेटिंग क्या होती है। तो जो आपकी सिंगल फेस रेटिंग होती है, रेटिंग इट मीन्स इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो सिंगल फेस का वोल्टेज होता है वो होता है 230 वोल्ट और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड योर सिंगल फेस रेटिंग। नाउ अगर हम बोलें कि 3 फेस रेटिंग क्या है, 3 फेस रेटिंग, क्योंकि बच्चों जब स्टार्टिंग में है तो आपको ये भी चीज़ें पता नहीं रहती हैं, तो मैं वही बताना चाह रही हूँ। तो 3 फेस रेटिंग क्या होती है आपकी? 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़। ये बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल फेस रेटिंग क्या है और 3 फेस रेटिंग क्या है। हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा सब्जेक्ट पढ़ के पास कर लिया, लेकिन किसी ने हमसे पूछा रेटिंग बताइए, देन आवर आंसर इज़ नो।
सो फर्स्टली आपको ये बेसिक सबसे पहली चीज़ है इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कि आपको रेटिंग्स के बारे में पता हो, तो ये आपकी रेटिंग्स हो गई। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वोल्टेज और करंट, क्योंकि ये शब्द हम डेली बोलते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आ गया आपका कि इतना वोल्टेज और इतना करंट। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो अभी आप लोग पहले फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे, एक एटम होता है, एटम में आपके 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उसके चार्जेस भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये वोल्टेज और करंट है, बेसिकली इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पाथ। तो अगर हम वोल्टेज को डिफ़ाइन करें तो वोल्टेज आपका क्या होता है, आपका AC वोल्टेज भी हो सकता है और DC वोल्टेज भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी पाथ के अंदर फ्लो कर रहे हैं तो उसको आप जो फ्लो कराने के लिए उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से तो फ्लो होगा नहीं एक जगह से दूसरी जगह, वो कब फ्लो होगा, जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। तो वो जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ कॉल्ड द वोल्टेज। जैसे कि अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताऊं कि आप क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, अब आपकी मर्जी थी कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठूं, लेकिन आप वहाँ ना बैठते हुए आपके दोस्त ने आपको आवाज़ दी कि आ जाओ ना, यहाँ आके बैठते हैं हम पीछे। तो ये क्या हुआ कि उसने आपके ऊपर फोर्स लगाया और आप अपनी जगह से दूसरी जगह पे जो मूव हुए दैट इज़ कॉल्ड द वोल्टेज। कि आप एक इलेक्ट्रॉन थे और आप इलेक्ट्रॉन होके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हुए और पूरे सर्किट के अंदर जो घूमे आप, दैट इज़ कॉल्ड द वोल्टेज। अब अगर हम बात करें किसके लिए, करंट के लिए, तो जो करंट होता है वो करंट क्या होता है आपका, बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए क्लोज लूप। जैसे कि आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि क्लास में जितने लोग बैठे हैं आप सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब करंट क्या आपके बैठे रहने से फ्लो हो गया कि आप बस आए हैं अपनी एक जगह पर, सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो क्या करंट आपका फ्लो हो गया? नहीं हुआ करंट आपका फ्लो। करंट कब फ्लो होगा? जब आपका ये डोर जो है क्लास का वो क्लोज है, बस इस क्लास के ही अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जो मूव कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द करंट। कि आपके HOD सर आपके गेट के बाहर खड़े हुए हैं और आप वहाँ से बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं, बस क्लास के अंदर ही अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द करंट। और जो करंट की रेटिंग होती है वो होती है आपकी एम्पियर, और जो वोल्टेज की रेटिंग होती है, यूनिट होती है, वो होती है आपकी वोल्ट। करंट को हम मेज़र करते हैं एम्पियर में और इसको हम मेज़र करते हैं वोल्ट में। इसको मेज़र करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं और इसको मेज़र करने के लिए हम एम्पियर मीटर का यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर को हम सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं, एम्पियर मीटर को हम सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं। तो ये तो हुआ आपका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, कि आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। अब इसके अंदर जो आपकी यूनिट्स आएंगी वो यूनिट्स आपकी 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है आपका DC सर्किट, सेकंड यूनिट है आपका AC सर्किट, थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर, फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन और फिफ्थ है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा इस सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स हैं आपके वो हैं 150 मार्क्स, जिसमें से 100 मार्क्स का आपका थ्योरी है और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के लिए हैं। तो जो थ्योरी वाले मार्क्स हैं 100, वो 70 मार्क्स आपको RGPV एग्ज़ाम के थ्रू मिलते हैं और 30 आपको कॉलेज के थ्रू मिलते हैं। सेम ऐसे ही 50 मार्क्स में 30 मार्क्स आपको एक्सटर्नल वाइवा जो आप देंगे उससे मिलेंगे और 20 मार्क्स आप जो लैब अटेंड करते हैं उसका लैब वर्क होता है, उसके लिए ये आपके डिफाइंड है। ओके, नाउ DC सर्किट में आप क्या क्या पढ़ेंगे? DC सर्किट में आप पढ़ेंगे आपकी बेसिक टर्म्स, जैसे अभी मैंने बताए, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडिपेंडेंट सोर्स, ये सारी आप बेसिक डेफिनेशंस इनकी पढ़ेंगे। और इसमें आपके 2 लॉ आते हैं जो आप पहले फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसके अलावा यहाँ पर आप 2 थ्योरम्स और पढ़ेंगे, वो हैं आपकी थेवेनिन थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम, एंड लास्ट टॉपिक इज़ योर स्टार डेल्टा कन्वर्जन। इतना आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम AC सर्किट की बात करें तो AC सर्किट में AC की जो आपकी बेसिक डेफिनेशंस होती हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ये सारी आपकी जो बेसिक डेफिनेशंस है। सिंगल फेस AC सर्किट है ये, तो सिंगल फेस AC सर्किट में जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप पढ़ेंगे। और इसमें एक थोड़ा सा पार्ट है आपका 3 फेस AC सर्किट का, जिसमें आप लाइन और फेस वोल्टेज एंड लाइन एंड फेस करंट के बारे में पढ़ते हैं।
तो ये मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के बारे में बताया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्रोफेसर प्रशांत गर्ग से कि वो आएँ और आगे की बची हुई यूनिट्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम प्रशांत गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट SIIT ग्रुप भोपाल। Today's I am explain about magnetic circuit and transformer and electrical machines. So we are starting from magnetic circuit and transformer. तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैग्नेटिक सर्किट्स पिक्चर में कैसे आया। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं हम यूज़ करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं, वहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक सर्किट यूज़ होता है। और उससे पहले सबसे पहले बात आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, किस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। क्योंकि जो भी होम अप्लाइंसेस बनते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, सब में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। ये सारी प्रॉपर्टी से एक एनालिसिस करते हैं कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा एफिशिएंट है। उस मटेरियल में सभी मटेरियल आ जाते हैं, एल्युमिनियम आ जाता है, कॉपर आ जाता है, जिनसे अप्लाइंसेस मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो किस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, किसके लिए करंट ज़्यादा एफिशिएंट है, मैग्नेटिक फील्ड एफिशिएंट है, या फ्लक्स डेंसिटी किसके लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, ये एनालिसिस करने के बाद ही हम यूज़ करते हैं कि कौन सा अप्लाइंसेस ज़्यादा एप्लीकेबल होगा किस मटेरियल के लिए। तो मटेरियल यहाँ पर इस यूनिट में, थर्ड यूनिट में हम मैग्नेटिक मटेरियल इसलिए पढ़ रहे हैं या मैग्नेटिक सर्किट के बारे में इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि जो मटेरियल बन रहा है, मटेरियल जो वायरिंग बन रही है, अप्लाइंसेस बन रहे हैं, वो कितना एफिशिएंट होगा। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा सबसे पहले कि मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या मायने रखती है। यहाँ पर इसमें दो तीन प्रॉपर्टी आती है। एक आता है BH कर्व। हमारा BH कर्व क्या है? किसी भी मटेरियल के लिए अप्लाइंसेस के मैन्युफैक्चरिंग के पहले ये एनालिसिस करते हैं किसका BH कर्व किस मटेरियल के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर B स्टैंड्स फॉर फ्लक्स डेंसिटी एंड H stands for magnetic intensity। ये एनालिसिस करने के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की, कितना एप्लीकेबल है और कौन सा मटेरियल ज़्यादा एफिशिएंट है। इस यूनिट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स, आप लोगों ने ट्रांसफार्मर नाम तो बहुत सुना होगा। ट्रांसफार्मर यूनिट कहाँ यूज़ होती है, ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है। कोई भी अप्लाइंसेस किसी भी टॉयज़ में, या फिर टॉयज़ देख लीजिए या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस देख लीजिए, या घरों में हमारे घर तक जो सप्लाई आती है वो आती है ट्रांसफार्मर की हेल्प से। क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफ़र करना एक साइड से दूसरी साइड। आप अपने घर की कॉलोनी के आसपास भी देखेंगे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। जितनी रेटिंग का ट्रांसफार्मर, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस कॉलोनी में, उस हिसाब से ट्रांसफार्मर वहाँ लगा होता है, जिससे हम पावर को ट्रांसफ़र कर पाते हैं एक साइड से दूसरी साइड से। छोटे से टॉयज़ में आप देखना छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होगा। आप अभी बेसिक इसमें BEE की लैब में जब आप आएंगे, वहाँ जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वहाँ भी आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। इवन आप ट्रांसफार्मर में टेस्ट भी करेंगे, लैब में प्रैक्टिकल करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये सारे टेस्ट आते हैं ट्रांसफार्मर के अंतर्गत। तो इस यूनिट में मेन कंसर्न मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर है, जिस पर फोकस करना है आप लोगों को। उसके एप्लीकेशन पार्ट को देखना है, कहाँ यूज़ होता है। और मेनली जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसमें एप्लीकेशंस आएंगे। इसमें ट्रांसफार्मर में आपका EMF इक्वेशंस भी आएगा और उसके पैरामीटर्स आएंगे जिसका एनालिसिस करना है आपको और उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस यूनिट में मैग्नेटिक सर्किट, ट्रांसफार्मर, उसकी एप्लीकेशंस, ट्रांसफार्मर में भी आ जाएगा आपका दो पार्ट, मैक्सिमम एफिशिएंसी और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर वर्क करता है, एफिशिएंसी क्या है ट्रांसफार्मर की, कितना एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है, ये सब पार्ट एप्लीकेबल होता है आपके इस थर्ड यूनिट में। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में किसी भी इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में देख लीजिए, आपके घर में देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बिना कोई भी अप्लाइंसेस या कोई वर्क नहीं कर रहा। मशीन जहाँ भी आ जाता है मतलब रोटेटिंग डिवाइस, जहाँ भी मूविंग डिवाइस है वो आपका रोटेटिंग डिवाइस है इलेक्ट्रिकल मशीन। आप घर में देख लीजिए, सुबह उठते ही आप गीज़र ऑन करते हैं या फ्रिज ऑन करते हैं, AC चालू करते हैं, सब में आपने देखा होगा मशीन्स एप्लीकेबल है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जहाँ भी रोटेटिंग पार्ट आएगा वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होता है आपका। मशीन्स के टर्म्स में आप इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, DC मशीन का कंस्ट्रक्शनल फीचर्स पढ़ेंगे, उसमें इसमें आप
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, इसको फिर से आप एप्लीकेशन पार्ट में इलेक्ट्रिकल मशीन्स में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है डीसी मशीन, डीसी जनरेटर, इसमें इसके 3 पार्ट्स आ जाते हैं, एक सेपरेटली एक्साइटेड मशीन और आपका सेल्फ मशीन। इस मशीन्स में आपके 3 पार्ट्स हो जाते हैं, डीसी सीरीज मोटर आ जाता है, डीसी शंट मोटर आ जाता है और कंपाउंड डीसी मोटर आ जाता है। तो इस तरह से डीसी मशीन को कैटेगराइज किया गया है और इस यूनिट में आप इंडक्शन मोटर का भी पार्ट आ जाता है और आपका यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन भी आती है। इंडक्शन मोटर जैसे कि आप जानते हैं सिंगल फेस और 3 फेस इंडक्शन मोटर में कैटेगराइज किया गया है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आपके घर में अप्लाइंसेस हैं वहाँ सब जगह सिंगल फेस इंडक्शन मोटर यूज़ होता है, इवन आपके जो फ्रीज़र है उसमें भी यूज़ होता है और आपके यहाँ जो सिंगल सीलिंग फ़ैन है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन पार्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, मशीन्स के बिना कोई भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वर्कआउट नहीं हो सकता, परफॉर्म नहीं हो सकता है, वहाँ वो सारे पार्ट आ जाएंगे आपके इलेक्ट्रिकल मशीन्स के। इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स इस यूनिट में मेनली आप इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका डेरिवेशन पार्ट देखेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे और इसमें बेसिक प्रिंसिपल के बाद उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर जाएंगे, इस तरह से पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये भी कैटेगराइज किया गया है सिंगल फेस और 3 फेस में, उसका अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं जहाँ इनके एप्लीकेशन पार्ट डिफरेंट टाइप्स हैं। सो दिस इज़ फॉर 3rd यूनिट एंड 4th यूनिट। रेस्ट ऑफ पार्ट 5th यूनिट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर देवेंद्र तिवारी सर। Good morning everyone. I am Devendra Tiwari, Assistant Professor in Electrical and Electronics Department, SIRT College, Sage Group. Today we are here to discuss the basics of our syllabus BT104, that is Basic Electronics and Electronics Engineering. So friends, it is comprising of 5 units, unit number 1, 2, 3, 4 and 5. Already 1 to 4 have been discussed by my fellow. Now I am going to discuss unit number 5, which is Digital Electronics. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट का नाम है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो स्टार्टिंग की हमारी यूनिट्स जो 1st से 4 हैं वो कंसर्न किससे करेंगे, इलेक्ट्रिकल से। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो आएगा हमारा वो लास्ट यूनिट में दिया हुआ है, जो कि हमने जनरली सिलेबस में है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा व्हाट इज़ दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो डिजिटल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स विच विल concern with digits, that means 0 and 1 form. So in this unit we will first discuss regarding number system. So number system will be of 4 types: binary number system, then octal number system, decimal number system and hexadecimal number system. तो इन जो 4 सिस्टम के मैंने आपको नाम बताए हैं, इनका डिफरेंशिएट यदि करते हैं या कैटेगराइज करते हैं तो उनके बेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम यदि बात कर रहे हैं कि हमारा नंबर सिस्टम बाइनरी है तो उसका बेस आपका 2 होगा, ऑक्टल होगा तो बेस उसका 8 होगा, देन डेसिमल का बेस 10 रहेगा और हेक्साडेसिमल का आपका बेस 16 रहेगा। तो हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम की स्टडी करेंगे, फिर उनका एक से दूसरे में कन्वर्जन को भी समझेंगे, हाउ कैन वी कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम नंबर सिस्टम क्यों पढ़ना चाहते हैं। हम जानते हैं कि एक सब्जेक्ट से ही दूसरा सब्जेक्ट का आगे आता है, सिलेबस बढ़ता है। जैसे इलेक्ट्रिकल से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को इस प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए ही हम कहाँ पहुँचे हैं, कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ है। तो कंप्यूटर के एवोल्यूशन के अंदर हम जो डील करते हैं वो जनरली हम नंबर सिस्टम से ही करते हैं। जो हमारी जो डिजिटल, जो मैं आपसे लॉजिक बात कर रहा हूँ 0 1, उसी की भाषा हमारा कंप्यूटर समझता है। इसलिए हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम क्यों नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं। नंबर सिस्टम के बाद हम आगे आते हैं तो उसी से जुड़ा हुआ है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स भी आपके 6 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सऑर गेट है और एक्सनॉर गेट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट सिस्टम है, जिसके अंदर एक्चुअली कोई भी सिस्टम होगा तो उसके 2 पार्ट होते हैं, अच्छे से जानते हैं आप। एक हमारा इनपुट साइड होता है, दूसरा हमारा होता है आउटपुट साइड। बीच में जो यूनिट होती है वो होती है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस। तो उस प्रोसेसिंग डिवाइस के हिसाब से हमको आउटपुट मिलता है। तो ऐसे ही लॉजिक गेट के केस में होता है, जनरली हम इनपुट वहाँ पर 2 प्रोवाइड करते हैं, 2 इनपुट्स आर गिवन एंड वी विल गेट द आउटपुट एट द आउटपुट साइड। तो हम लॉजिक गेट्स मतलब लॉजिक डेवलप करते हैं, लॉजिक डेवलप करके हम डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट कॉम्बिनेशन सर्किट, उनके अंदर उसको हम अप्लाई करते हैं।
लॉजिक गेट के बाद उससे जुड़ा हुआ है हाफ एडर एंड फुल एडर। जो भी हम डील करेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मोड रहेगा इसके अंदर। तो हाफ एडर सर्किट और फुल एडर सर्किट हम बात कर रहे हैं, ये दोनों सर्किट लॉजिक गेट से मिलकर बनते हैं। तो एक सर्किट से दूसरा एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो लॉजिक गेट का हम यूज़ करके आगे कहाँ जाएंगे, हाफ एडर सर्किट पर, फुल एडर सर्किट पर। वहाँ पर हम एंड गेट, एक्सऑर गेट, इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हाफ एडर बनाते हैं, ऐसे ही हम फुल एडर सर्किट बनाते हैं। डिफरेंस इतना आता है, हाफ एडर के अंदर भी हम इनपुट 2 प्रोवाइड करेंगे, एक हमको आउटपुट मिलेगा, सम मिलेगा और कैरी जनरेट होगी। फुल एडर में हम इनपुट 3 लेते हैं, 3 इनपुट देते हैं वहाँ पर हम। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएट कर दिया हमने, हाफ एडर कैसा है हमारा, फुल एडर सर्किट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर रहती है वो हमारी है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आपने 11th-12th लेवल पे सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, उसी को आगे हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर, एक बार उसको रिव्यू भी करेंगे जब क्लास में आप आएंगे। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस की हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर आप देखते हैं पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को लेके हम सेमीकंडक्टर को बनाते हैं। आप जानते हैं अच्छे से, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकम्बिनेशन करते हैं, उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो पी टाइप डिवाइस या एन टाइप डिवाइस को हम बनाते हैं पी एन जंक्शन डायोड। डायोड का अलग अपना फंक्शनिंग है। डायोड के आपके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक आपका होता है एनोड, एक होता है आपका कैथोड। इन डायोड की हेल्प से आप आगे एप्लीकेशन करते हैं, जैसे आप आगे रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, और भी कहीं हमारे सर्किट्स हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही डायोड की बात, डायोड के अंदर जनरली हम जानते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं डायोड को बनाने के लिए। इनकी फीचर्स को देखते हुए इनको चुना गया है। गैलियम भी है उसके अंदर, लेकिन हम सिलिकॉन जर्मेनियम को प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक उसमें आता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। डायोड को जैसे मैंने बताया आपको कि 2 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड कैथोड ही इसके अंदर है। यदि हम बीजेटी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मीन्स बाइपोलर का मतलब है दोनों साइड से इस पर हम इसको फंक्शनिंग कर सकते हैं। एक होता है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि होता है यूनिपोलर डिवाइस। तो बीजेटी की बात करेंगे, वहाँ पर 3 टर्मिनल हो जाएंगे हमारे, कलेक्टर, इमिटर, बेस। तो इसके हम अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस या कॉमन इमिटर, इनके अलग अलग कन्फिग्रेशंस को हम पढ़ेंगे और फिर कैसे उनको हम सर्किटरी में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में यूज़ करते हैं, ये हम यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल कंसर्निंग विद दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद कुछ पार्ट और भी हैं, फ्लिप फ्लॉप भी इसके अंदर दिए हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट भी दिए हैं, आरएस फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है। ऑल दीज टॉपिक्स आर कंसर्निंग विद दिस 0 and 1 लॉजिक, इन्हीं का हम यूज़ करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसका बहुत यूज़ है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज आप देख रहे हैं कोई भी आप कंट्रोलिंग करते हैं, पहला पार्ट तो होता है जनरेशन का, हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल का मतलब जनरेशन, पहला जनरेट करेंगे, फिर उसको हम ट्रांसमिट करेंगे, फिर हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हमारा पावर सिस्टम वाला पार्ट हो गया। इसके बाद कंट्रोलिंग पार्ट की हम बात करेंगे, तो कंट्रोलिंग पार्ट में हम इलेक्ट्रिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स को भी जोड़ते हैं, जिसके अंदर कंट्रोल सिस्टम भी आता है। अभी आपने देखा है 4-5 दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी है, चंद्रयान 3 लैंडिंग जो हुई है, तो उसमें एक ही ब्रांच का पूरा हम बोलेंगे योगदान नहीं है, सभी का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये सब आपस में और भी जो हमारे इसके साथ जुड़े हुए हैं, सबके थ्रू ही हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग वाला पार्ट हम इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।